जी व्यूअर्स, राजा रेहान अरशद साहब हमारे साथ हैं। आपने उसकी बेसिक लाइफ के बारे में जाना, फिर उसने आपको जो है ना, जो हमारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आजकल अर्ली वार्निंग सिस्टम, फिर एक फंड के बारे में आपको बताया जहाँ तक अप्रोच किया जा सकता है। सर थोड़ा सा हमें अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो आपका है उसके बारे में ज़रा, मैं कहाँ कहाँ पे रहे, किस किस्म के, ज़ाहिर है कि इट वाज हार्ड वहाँ पे, जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है, सीरिया में आपने काम किया, इराक में, यमन में, लीबिया में, कौन सा पीरियड था ये और क्या क्या इशू थे वहाँ पे? मैं जी पाकिस्तान ऑफिस वर्ल्ड बैंक का जो था वहाँ से 2012 में मैं चला गया था वाशिंगटन डीसी, जो हेडक्वार्टर्स हैं जी वर्ल्ड बैंक के। ठीक है। वहाँ मैं टीम लीडर था फॉर जो वर्ल्ड बैंक का एक है ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी। ठीक। उधर जाके जी मैंने फिर ग्लोबली रिकवरी के ऊपर बहुत काम करवाई जी, और ख़ास तौर पे एक वर्ल्ड रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस करवाई इन 2014 जी। उसके लिए फिर एक हमने कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर की फॉर डिजास्टर रिकवरी फ्रेमवर्क। जो डिजास्टर के बाद एक पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट होती है, उसके बाद एक रिकवरी प्लान बनता है जी। वो भी हमने यूएन, ईयू और वर्ल्ड बैंक की शराकत के साथ हमने फिर वो गाइडलाइंस डेवलप की जी। वो सेंडाई फ्रेमवर्क जब लॉन्च हुआ था 2015 में जी, उस वक्त फिर हमने वहाँ सेंडाई में जाके उसको लॉन्च करवाई इन गाइडलाइंस को। वो जो एक एक्सपीरियंस है ना जी, ग्लोबल एक्सपीरियंस, जिसमें जहाँ जब नेपाल का अर्थक्वेक हुआ जी, मैं वहाँ भी पहुँचा हुआ था। उसके बाद कई जगहों पे जहाँ डिजास्टर्स हुए हैं, मैं या मेरी टीम जाते थे उधर। 2018 में जी मुझे फिर, सॉरी उससे पहले मैं एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा। सर। 2014 में सीरिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था ना जी, जो सिविल वॉर थी, उसको 3 साल हो गए थे जी। वर्ल्ड बैंक सीरिया में इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। जी। लेकिन वर्ल्ड बैंक चाह रहा था जी कि हम वहाँ असेसमेंट करें कि कितना नुकसान हुआ है, ताकि जब भी वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो डिसाइड करे कि हमने सीरिया को हेल्प करना है और सीरिया से रिक्वेस्ट भी आए, तो हम इमिजिएटली ऑन द ग्राउंड पहुंचे और वहाँ सपोर्ट करें। ठीक। उस वक्त फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 में जी हमने रिमोट सेंसिंग का जो मेथडोलॉजी है उसको अच्छा, हमने जो आपने रिमोट। उसको लिटरली इन्वेंट किया जी उसको। अच्छा। हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, जो कि 30 सेंटीमीटर्स, उस जमाने में 30 सेंटीमीटर्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, वो हमने एक्सेस किया। और उससे हमने सीरिया के कोई 10 मेजर सिटीज़ का हमने डैमेज असेसमेंट की जी। वहाँ से हम शुरू हुए जी कि सैटेलाइट इमेजरी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप नाइट लाइट इमेजरी होती है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पर पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट को फॉलो करने के लिए, और इंफ्रारेड इमेजरी। और अब तो जी हम इवन जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ये, उनको भी ट्रैक कर सकते हैं, देखने के लिए कि कितने मोबाइल फ़ोन्स किस तरफ जा रहे हैं, कितने मोबाइल फ़ोन्स किस तरफ जा रहे हैं। एक हॉस्पिटल में अगर मोबाइल फ़ोन्स 100 गए हैं एक वक्त में, इसका मतलब 100 पेशेंट्स गए हैं या 100 लोग गए हैं, ठीक। ठीक। उसमें से अगर 50 जो हैं वो घंटे के बाद वापस आ गए, तो वो सीरियसली इंजर्ड नहीं थे, ठीक। उनको माइनर इंजरीज थी। ठीक। अगर बाकी 50 जो हैं वो वहाँ रात रहे, तो उससे पता चल जाता है जी कि तो वो सीरियस सीरियस है। कोई इशू था? लेकिन इससे इससे रिमोट सेंसिंग से आप बहुत से ट्रेंड्स जो है ना जी, उनका पता चल जाता है इस तरह। तो ये भी हमने वहाँ से इनिशिएट किया और अब ये ग्लोबली यूज़ हो रही है जी। सर अभी जो जरा आपने कहा कि वहाँ का एक्सपीरियंस था, अभी मैं जो रिसेंटली दोबारा उसकी तरफ आऊँगा, रिसेंटली इस समर में जो वाक़यात हो गए, फ्लडिंग की, रिवर स्वात में भी एक बड़ा सानहा हो गया जहाँ पे कोई 14-17 लोग जो है ना, डिस्पाइट 2 आवर्स वेटिंग फॉर द रिलीफ, कुछ नहीं मिला उनको, या जिस तरह आपका बाबू सर टॉप पे हो गया। जी। हाउ यू सी कि हम कैसे जो है ना, हमारे इदारे इस मैकेनिज्म को करें कि जी कितने टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हैं, उनको क्या क्या इश्यूज है, जबकि आप कहते हैं ना कि एक तरफ यहाँ पे तो फिर मोबाइल सिग्नल वगैरह भी लास्ट हो जाते हैं। तो हाउ यू सजेस्ट सर कि कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है यहाँ पे? ऋषि साहब, ये एक ऐसा पॉइंट मैं अब बोलूँगा आपके क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में, जो सर मैं तो जो लेमैन की नहीं तरह नहीं जी, मेरे नहीं जहन में नहीं, सवालात आपका आते सवाल हैं। सही है, लेकिन मेरा जवाब थोड़ा मुख्तलिफ होगा जी। जी। आपने इदारों की बात की जी कि जी। इदारों की क्या जिम्मेदारी है, किस तरीके से कर सकते हैं। मैं फील करता हूँ जी, इदारों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ना वो सिटीजन की है जी। ठीक। अनफॉर्चुनेटली जी हमारे मुल्क में, और ये जनरली आई थिंक साउथ एशिया में और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है, सिटीजन जो है ना जी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, ठीक। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी नहीं करते, और फिर वो एक्सपेक्ट इदारों करते हैं को जी कि ब्लेम करते स्टेट जो है, स्टेट सब कुछ करेगा जी। हैं। ठीक। मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ जी। जी। आप
शहर में जा रहे हो, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, मैं इस्लामाबाद में यहाँ जब जा रहा होता हूँ, मेरे सामने एक काफ़ी बड़ी गाड़ी जा रही होगी, उसका शीशा नीचे होगा, वो प्लास्टिक बैग फेंक देंगे। चिप्स का फेंक देंगे या कैन फेंक देंगे जी बाहर। ये किसकी जिम्मेदारी है जी? ये और वो ये एक्सपेक्ट करेंगे जी कि स्टेट जो है वो आके उठाए इसको, वो आके उठाए जी। अब मुझे बताएं, बाहर मुल्कों में तो वो ऐसा कोई नहीं करता जी, तस्वर भी नहीं है सर। सिविक सेंस उनकी इतनी अच्छी है। तो आप स्टेट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टेट सब कुछ नहीं कर सकता जी। ये जो ट्रेजिक इवेंट्स हुए हैं जी, एक्सीडेंट्स हुए हैं जो स्वात में भी और बाबूसर टॉप पे, इनको जब वार्निंग दी गई थी कि आप लोग मत जाएं उधर, तो क्यों गए ये लोग जी? तो सर ये आप समझते हैं कि एक रोबस्ट टाइप का अवेयरनेस, झंझोड़ना जिसको कहते हैं सोसाइटी को, बशीर साहब मुझे बताइए कि जब एनडीएमए और रोज खबरों में अगर आप चैनल देखें टीवी के, वो बता रहे हैं जी कि लैंडस्लाइडिंग हो रही है, मत जाए उन एरियाज में, लेकिन लोग फिर भी चाहते हैं। तो इसमें अवेयरनेस आप किस तरीके से रेस करेंगे? ये लाइलाज बीमारी हम समझे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, देखें, अकाउंटेबिलिटी की बात है। ठीक। अगर हर दफ़ा आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल समझेंगे, तो फिर सिटीजन्स तो कहेंगे जी ठीक है, वही ठीक रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक सिटीजन्स हैव टू स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी जी। जब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, उस वक्त तक ये जो इक्वेशन है ना जी, ये बैलेंस नहीं होगी। ठीक ठीक। सर कैसे लगता है मैं आपको? सॉरी, इसमें एक और बात करना चाहता हूँ जी। सर आजकल अर्बन फ्लडिंग का बड़ा मसला हाँ, है बहुत ज्यादा है। जी। ये पिछले 8-10 साल में बढ़ा है। हाँ, और खासकर जाम बैठे हैं ये 11 में। अब आप पिछले साल हुआ था ना, जी जो जी, कि पिछले पूरा साल हुआ एक था। वो फ्लैश आउट हुआ था अब पूरा देखें, आपका। वहाँ जो हुआ था E11 में, उसमें इंक्रोचमेंट की गई जो नेचुरल ड्रेनेज के उस पे था। जो पाथवेज हैं जी। अब वो इंक्रोचमेंट लोगों ने की है ना जी। अगर ना करें तो पानी नहीं आपका होगा। ये सैदपुर विलेज में भी यही हुआ जी। एग्जैक्टली। देखें, ये जो सॉलिड वेस्ट फेंकते हैं एट विल, बगैर ख्याल के, वो जाके स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को चोक करता है जी। स्टॉर्म वाटर ड्रेन जब चोक होते हैं, तो पानी जब आता है तो उसके लिए रास्ता कोई नहीं होता, तो वो अर्बन फ्लडिंग होती है। तो ये सिटीजन्स का ही एक रोल है, जो जब तक वो नहीं करेंगे, इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे ना, और उसके लिए अवेयरनेस बिल्डिंग तो है जी, लेकिन आई पर्सनली फील कि ये आपके आपके जब मैं स्कूल में था जी, बहुत पहले की बात है, उस वक्त एक सब्जेक्ट होता सिविक स्टडीज़। पता नहीं आपके ज़माने में था? सिविक जी स्टडीज़ में बिल्कुल। हमें ये पढ़ाते थे जी। आजकल सिविक स्टडीज़ का सब्जेक्ट नहीं है। सर क्या है एट द लाइट नोट में, थोड़ा बहुत मैंने भी ट्रेवल किया 20-25 कंट्री में। मैंने इंग्लैंड से पीएचडी की थी 1991 में। हम जब यहाँ से निकलते हैं दुबई एयरपोर्ट, बैंकॉक, इधर अरुबची, नज़दीक तरीन जो एयरपोर्ट है, जो ही वहाँ पे उतरते हैं हमारा हम ऐसे सीधे हो जाते हैं, लेकिन जो ही वहाँ से इधर उतरते हैं वी फॉरगेट एवरीथिंग। आप बाहर की बात क्यों कर रहे हैं जी? आप जैसे मोटरवे पे चढ़ते हैं तो आप सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो देखिए, इन्फोर्समेंट भी ज़रूरी है, और इन्फोर्समेंट के साथ फिर आपका अपना भी रवैया ज़रूरी है। ठीक। अब मोटरवे पे बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कहते हैं जी ठीक है, हम पैसे दे देंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो 8-10 चालान भी करवा लें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एटीट्यूड की भी बात है जी, लेकिन इन्फोर्समेंट की भी बात है। ये फ़र्क है जी। सर कैसे कहते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, नए फ्यूचर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस सब्जेक्ट में, कैसे इनकरेज करते हैं आप उसको एरिया में? एक चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगा जी कि देखें, आयरॉनिकली या अनफॉर्चुनेटली डिजास्टर्स होंगे जी। बिल्कुल और होंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखने के बाद फ्यूचर का भी प्रोजेक्शंस करनी चाहिए, फोरकास्टिंग करनी चाहिए। हमारी फ्यूचर फोरकास्टिंग जो है ना जी, वो इतनी अच्छी नहीं होती। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें मैं तो इंकरेज करता हूँ जी। मैं जी काफ़ी लेक्चर्स भी देता हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। उसमें मैं उनको ये कहता हूँ कि क्लाइमेट एंड डिजास्टर साइड पे आप आएँ। इसमें आप ना सिर्फ कि आपका फ्यूचर ब्राइट है इसमें, बल्कि आप एक ऐसी कंट्रीब्यूशन होगी आपकी टुवर्ड्स ग्लोबल चैलेंज, जो कि आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी देगी आपको। तो मैं तो इंकरेज करता हूँ इस जी वक्त कि सर यूनिवर्सिटी, आप जिस तरह आप कहते हैं हम लेक्चर वगैरह देते हैं, यूनिवर्सिटीज लेवल पे कोई मास्टर लेवल का प्रोग्राम है, बहुत कम है जी, डिप्लोमास है, सर्टिफिकेट्स है, किस लेवल का है? बहुत कम है जी। मैं तो इंकरेज कर रहा हूँ, नस्ट को इंकरेज कर रहा हूँ जी। मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ इंकरेज का मैं गया, लेक्चर दिया था जी जाके। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में लेक्चर दिए हैं जी। मैं तो उनको इंकरेज कर रहा हूँ कि आप डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलियंस के आप डेडिकेटेड कोर्सेज और मास्टर्स की डिग्री उसके लिए आप एक करिकुलम तो तैयार मेरे करें। ख्याल में सर जो आप एक तो फ्यूचर का स्टूडेंट है कि वो तैयार हो जाए, एक जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है
मेरे ख्याल में उनके लिए भी तो कोई शॉर्ट कोर्सेज, कोई ट्रेनिंग, क्योंकि मैं जब भी अभी बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहा था तो मैंने ट्राई की कि मैं डिज़ास्टर का जो डिपार्टमेंट है एनडीए में प्राइवेट के लेवल पे पीडीएमए वगैरह का, उनसे मिल लूँ कि भाई अब यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं और इस इलाके में एक चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट की वजह से, तो आप कैसे देखते हैं उसको। अब मुझे बताया गया कि जी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है और वो खातून बड़ी यंग खातून थी, बड़ी होती कि जी उसके पास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ, उसके पास जो है ना डिजास्टर का चार्ज है, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजास्टर यही है कि रिलीफ दिया जाए, वहाँ पे कोई खैमा दिया जाए या जो कुछ उनके पास थोड़ा बहुत अवेलेबल है। तो आप नहीं समझते कि वहाँ पे भी जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंचार्ज है, जो भी है, वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, वो टीएमए है, जो भी है, उनकी कैपेसिटी भी जिस तरह आपने कहा ना कि कैसे वहाँ पे तो ये है ना कि जी रिलीफ दे दे, फिर उसके बाद टिपिकली पटवारी तहसीलदार असेसमेंट करेंगे, फिर साल बाद जो है ना एक कमरे के पैसे देंगे, जबकि आप कहते हैं कि नहीं जी आपने तो असेसमेंट के साथ ही रिकवरी शुरू करनी है। तो आप नहीं समझते कि वहाँ पे कोई शॉर्ट कोर्सेज, कोई उनके लिए ट्रेनिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए जी, कैपेसिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और कैपेसिटी डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी जो अ, उनके पास जो इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, उसको भी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है जी। उस क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट कम्युनिकेशंस के लिए या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो होता है ये जब तक नहीं होगा उधर, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी, उनकी कैपेसिटी जो है ना हमेशा वो क्वेश्चनेबल रहेगी जी। और ना सिर्फ के रिस्पॉन्स साइड पे जी, बल्कि एक्स एंटी यानी कि रिस्क रिडक्शन साइड पे भी उनकी ट्रेनिंग करने की बहुत ज़रूरत है जी, कि जी जहाँ आपको पता हो कि लैंडस्लाइड का खतरा है, वहाँ पहले से ही आप उसकी स्टेबलाइजेशन करें, सब कुछ करें, जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर जी। सर ये बिल्ड बैक बेटर, व्हाट यू मीन बाय दैट, क्या मतलब है इसका। ये बिल्ड बैक बेटर जी हमने 2004 में ये टर्म हमने कॉइन की थी। इसमें डिजास्टर जो होता है ना जी, उसको एक एडवर्सिटी होती है जी, एक ट्रेजेडी होती है, लेकिन उसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी उसको यूज किया जा सकता है। एंड कन्वर्टिंग एन एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी, उसमें फिर बिल्ड बैक बेटर आता है कि आप दोबारा से डिजास्टर ना कंस्ट्रक्ट करें, आप दोबारा से जो रिकंस्ट्रक्शन में आप जो कंस्ट्रक्शन करें, मतलब आप काजेज ऑफ डिजास्टर को स्टडी करें जी, और आइंदा अगर आप कोई करते हैं तो उसको रिमूव करें, उसको रिमूव करें जी, बिल्कुल। हालांकि पहले होना चाहिए, लेकिन अब एक डिजास्टर हो गया तो फिर आप उसके आप बाद उससे लेसन लर्न करें। रिकंस्ट्रक्शन में आप जितने भी वो रिस्क्स है ना जी, जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ ग्लेशियर स्लाइड चला गया है, तो अब आइंदा आप साइट सिलेक्शन में और उसमें बहुत ज्यादा एहतियात करेंगे कि जी ये मेरे साथ हो गया। सर इंटरनेशनल जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, वो इस सब्जेक्ट को, इस एरिया को कैसे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जी। अब देखें ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो यहाँ ये प्रोग्राम है, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस एनहांसमेंट प्रोग्राम, जिसमें मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ, वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, एनडीएमए, एनडीआरएमएफ और एससीसीपी के साथ मिलके उनके साथ ये कुछ ग्लोबल जो ऐसी स्टेप्स हैं टुवर्ड्स रिस्क रिडक्शन जी, नॉट रिस्पॉन्स जी, रिस्क रिडक्शन के साइड पे जी, कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें, रिस्क को रिड्यूस करें, और फिर जहाँ खतरा हो उसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेके आएँ। आपने शायद सुना हो जी, एक कॉन्सेप्ट है जी कि रिस्क गवर्नमेंट के पास नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास कभी भी इतना पैसा नहीं होगा कि वो सारी रिकंस्ट्रक्शन को फाइनेंस कर सके, इसलिए लोन्स देने पड़ते हैं। आप वो रिस्क शेयरिंग करें या रिस्क ट्रांसफर करें विद द प्राइवेट सेक्टर एंड विद द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। वो जो डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग है ना जी, उस पर ज़्यादातर जोर है जी इस वक्त डोनर्स का जी। सर नटशेल में क्या कहेंगे हमारे व्यूवर्स को। जाहिर है कि हर किस्म के लोग इस चीज़ को देखेंगे, स्टूडेंट भी होंगे, आम आदमी भी होगा, टूरिस्ट भी होगा, इदारों के लोग भी होंगे, जिसकी नज़र से गुजरता है, तो डिजास्टर पे आप क्या मैसेज देंगे। मेरा जी एक जो मेन मैसेज है जी, जो कि मैं हर तरफ अब देता हूँ, इवन लेक्चर्स में और इस तरह के मौके पर, तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, हमें जी रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस करना कम करना चाहिए, और जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिडक्शन है ना जी, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपको ग्लोबल स्टडीज़ के बारे में बताऊँ, और ये मैसेज बहुत ज़रूरी है जी। ग्लोबल स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये देखा गया है जी कि अगर आप $1 खर्च करेंगे रिस्क रिडक्शन पे, तो आप $12 से $15 बचा सकते हैं ऑन रिस्पॉन्स। बल्कि कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि आप $32 तक बचा सकते हैं जी।
वेरी तो अगर आपका पिछला जो था जी 2022 का फ्लड, उसका जो रिकवरी नीड्स जो थी वो तकरीबन 16-17 बिलियन डॉलर्स थी जी, जो असेसमेंट हुई थी। अगर आपने 1 बिलियन 1 बिलियन डॉलर, खर्च किया होता तो अब आप देखें, आप माशाल्लाह ईपीए में रहे हैं जी, पीसी1 बनते हैं जी। पीसी1 में मुझे बताइए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो एक क्लॉज एक होता है उसमें, जी, उस पे आमतौर पे खाना पूरी की जाती है जी, तो सर हम सब इन्वायरमेंट भी, क्लाइमेट चेंज भी, सब डिजास्टर भी उसको टिक मार टिक करते हैं मार सर। करते हैं। अब आप देखें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, जी, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस वाला। आप उस वक्त प्रोजेक्ट के डिजाइन के लिए और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करें और उसकी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने, या जैसा आपने ये पावर प्लांट कहे थे, इसमें अगर ग्लेशियल मेल्ट की वजह से, ग्लाफ की वजह से अगर फ्लो आ रहा है, तो वो क्यों बह गया जी? वो मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ, ये मेरा मैसेज बहुत जरूरी है जी। जापान में जी रोज 2-3 6+ मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आते हैं जी, टोक्यो में आते हैं जी। कभी आपने सुना जी कि टोक्यो को कोई बिल्डिंग गिर गई हो, या कोई ब्रिज गिर गया हो, या लैंडस्लाइडिंग हुई हो जी? नहीं। उसकी वजह यह है कि वो रिस्क रिड्यूस करते हैं जी। ठीक। और जब रिस्क रिड्यूस करते हैं, उस पर जो खर्चा करते हैं, उसके बाद उनको बिल्डिंग्स गिरने का खतरा नहीं है, ना लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, ना उनको कोई ब्रिज करने का खतरा है। हमारा अनफॉर्चुनेटली जो फोकस है, और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जी, कि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है ऑन, कि जी हमारा, आपने सुना होगा जी कि हम, गवर्नमेंट कहती है जी कि पाकिस्तान इज इन द टॉप 10 मोस्ट रिस्क कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वल्नरेबल। क्लाइमेट रिजिलियंस, मोस्ट वल्नरेबल। लेकिन साथ हमें ये नहीं कहते साथ में जी कि हमने उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया जी? कुछ नहीं किया जी हमने। तो ये मेरा मैसेज है कि पहले रिस्क रिड्यूस करें। रिस्क रिड्यूस करेंगे तो आपकी जो हर फ्लडिंग तो हर साल होती है, चाइना में होती है, यूएस में होती है, फिलीपींस में होती है, लेकिन वहाँ तो कभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बांग्लादेश ने जी लेकिन कैसे अपने आप को, वहाँ कितनी फ्लडिंग होती थी। तो ये मैसेज है जी कि रिस्क रिड्यूस करें, उससे आपकी जो रिस्पॉन्स साइड पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं थैंक यू होगी। वेरी मच सर, थैंक यू व्यूअर्स टू बी विद अस। मैसेज आपने एक दो मैसेज अगर हम नटशेल में लाए कि एक तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, जिम्मेदार शहरी बने। अगर आप टूरिज्म करते हैं, अगर आप ट्रैवल करते हैं रोड्स पे, तो वहाँ से लेके इंक्रोचमेंट से लेके सब कुछ इदारों पे नहीं छोड़ा जा सकता। और दूसरा मैसेज ये है कि आप पहले से सोच समझ के रिस्क आइडेंटिफाई करें, उसको रिड्यूस करें, तो आपके डिज़ास्टर जो है ना, उसका कम से कम नुकसान होगा। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू सर।